सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 51 से 100 नंबर क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के रक्त परिसंचरण तंत्र के, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ साथ में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। और वीडियो के लास्ट में, वीडियो पूरी होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। अगर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन पाया जाता है ए और एंटीबॉडी होती है छोटा बी, स्मॉल बी एंटीबॉडी है इसमें। अगर बात करें कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, एक तो ये ब्लड ले सकता है ए से और एक ब्लड ले सकता है ओ से। और बात करें ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो एक तो ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। सेकंड ब्लड ग्रुप है बी। बी का जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है उसमें जो एंटीजन होता है वो बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए होती है। और वह ब्लड जो बी से और ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है और बी व ए बी के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी वाले की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, इसमें एंटीजन पाया जाता है ए व बी और ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और अगर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो यह ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, तो यह सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। जबकि अगर बात करें यह किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ओनली फॉर ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यह ब्लड दे सकता है। और लास्ट ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता और इसके अंदर एंटीबॉडी है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी पाई जाती है। और अगर बात करें ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, तो यह केवल ओ से ब्लड ले सकता है। और आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता होता है, इसलिए यह सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। तो ये टेबल आप ध्यान रखिए, आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी आपके काम आएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन होता है? तो आपको अभी मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के अंदर ना तो ए एंटीजन होता, ना ही बी होता, ना ही ए व बी होता। जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता और उसमें जो एंटीबॉडी है स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? सर्वदाता ब्लड ग्रुप है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। यहाँ पर ये आर एच फैक्टर से पता चलता है। अगर आर एच फैक्टर उपस्थित है तो पॉजिटिव है, अगर अनुपस्थित है तो नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखिए, ब्लड ग्रुप किसे सर्वदाता माना जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये जो ओ नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव का व्यक्ति है सर्वदाता ब्लड ग्रुप के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से ब्लड ले सके, सभी से ब्लड ले सके। तो आपको ये बात पता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी ब्लड ग्रुप है सर्वग्राही होता है, लेकिन कौन सा? ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव है, ये सर्वग्राही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? तो अभी हमने बात की थी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति वो केवल और केवल ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए बी को, केवल
ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यह ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है। देखिए ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति है वह ब्लड सभी को दे सकता है, लेकिन अगर उसे ब्लड लेना पड़े तो वह केवल और केवल ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए व माता का ब्लड ग्रुप बी है तो इनसे होने वाली संतान में कौन सा ब्लड हो सकता है। तो ए है, ए जो ब्लड ग्रुप है पिता का और बी ब्लड ग्रुप है माता का, तो इनके संयोग से ए बी ए बी ए बी और ओ ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप इनसे बन सकते हैं। तो ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी व ओ भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है। सर्वग्राही ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सके, यानी सभी का ब्लड अपने अंदर ले सके, तो इसे कहा जाता है सर्वग्राही। और सर्वदाता होता है जो दान कर सके। तो यहाँ पर सर्वग्राही की बात कर रहे हैं, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप हो। यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वह किसको अपना ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों ये अभी हमने टेबल में देखा था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो केवल और केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और लास्ट में आप अपना पूरा स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर की खोज 1940 में किसके द्वारा की गई थी। आरएच फैक्टर की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और उनके साथ में विनर भी थे। तो कार्ल लैंडस्टीनर व विनर दोनों ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। तो ये बात ध्यान रखिए, आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व विनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। तो आरएच जो कारक है इसकी खोज सर्वप्रथम एक बंदर पर की गई थी और बंदर की जो प्रजाति है रीसस, तो इसे कहा जाता है रीसस बंदर पर यह खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का है। यानी जो आरएच फैक्टर है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है वो क्या है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है या हार्मोन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आरएच फैक्टर है वो एक प्रकार का एंटीजन होता है। तो आरएच फैक्टर क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो, यानी एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, शरीर में ताप को कम करता है, तीसरा है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है और चौथा है कोई नहीं। तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन हमारे शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ आपको पता है जो व्हाइट ब्लड सेल होती है WBC है वो हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। 5 प्रकार की WBC होती है, 5 प्रकार की WBC होती है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा का संबंध किससे है। प्रतिरक्षा
या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है वो उसका संबंध किससे है। तो देखिए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी। तो यहाँ अगर हम बात करें कि ऐसा इनमें से कौन सा प्रकार है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, तो जो लिम्फोसाइट है इसके दो प्रकार हैं, एक तो टी लिम्फ है और एक बी लिम्फ है। यहाँ पर जो टी सेल होते हैं इन पर वार करता है एचआईवी वायरस, तो इनसे सुरक्षा करने में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है लिम्फोसाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा का संबंध किससे है, तो लिम्फोसाइट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल एक है, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखिए कोलेस्ट्रॉल तब बनेगा हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में वसा का अधिकता से अधिक जमाव हो जाएगा। बॉडी में अगर फैट है अधिकता से अधिक जमाव होने लग जाएगा तो वह कोलेस्ट्रॉल का रूप लेगा। कोलेस्ट्रॉल जिसका सामान्य स्तर 200 तक होता है, इससे ऊपर जैसे ही बढ़ेगा तो श्वास दर धीमी हो जाएगी और काफी समस्याएं देखने को मिलेगी। और कोलेस्ट्रॉल के कारण अक्सर देखा गया है जो हार्ट अटैक की समस्या है कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टीरॉयड होता है, एक प्रकार का स्टीरॉयड होता है जो बॉडी में जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश। डब्ल्यूबीसी बनती है और आरबीसी का विनाश होता है, यानी डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन होगा और आरबीसी डिस्ट्रॉयड होगी। तो आपने सुना है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बूचड़खाना या फिर एबेट्योर ऑफ आरबीसी। तो ये सारी चीजें हम कहते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन जिसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, तो वहां पर डब्ल्यूबीसी बन सकती है और आरबीसी का निश्चित तौर पर वहां विनाश होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। देखिए O2 की सांद्रता में कमी यानी O2 कम मात्रा में पहुंच रही है और शरीर को उससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो शरीर ज्यादा कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिल सके। तो इससे क्या होगी, जो हमारी श्वास की दर है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि O2 जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास दर, उस समय श्वास दर बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में काफी बारी से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं। तो अक्सर देखा गया है RH पॉजिटिव जो लोगों की संख्या है लगभग 80 से 85% होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 85%। दोस्तों आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों में RH, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, RH अनुपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप। अगर देखिए RH उपस्थित होगा, RH उपस्थित होगा तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और RH अनुपस्थित होगा तो उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर निर्माण कहलाता है। रुधिर निर्माण क्या कहलाता है, तो देखिए हीमोलाइसिस क्या है। हीमोलाइसिस है आरबीसी में विकारता का उत्पन्न होना। आरबीसी में जो विकारता उत्पन्न होगी इसे हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस है रक्त का निर्माण। तीसरा है एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया है जब रक्त में ऑक्सीजन की औसत मात्रा से कम पूर्ति है, यानी जब रक्त में ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं पहुंच पाती या रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसे एनोक्सीमिया कहते हैं। और ग्लाइमोलाइसिस क्या है, तो ग्लाइमोलाइसिस श्वसन की प्रथम अवस्था होती है,
यानी अपघटन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसकी प्रथम अवस्था है, श्वसन की प्रथम अवस्था को ग्लाइमोलाइसिस कहते हैं। तो आपसे पूछा है रुधिर निर्माण कहलाता है, तो यहाँ रुधिर निर्माण को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस रुधिर निर्माण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? तो देखिए अगर महिला RH पॉजिटिव है, पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला भी RH पॉजिटिव है तो ये तो बिल्कुल सही है। RH नेगेटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल ये भी बिल्कुल सही है। फीमेल RH पॉजिटिव, मेल RH नेगेटिव। और से फोर्थ ऑप्शन है RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। तो ये दोनों ही प्रकार के जोड़े असंगत होते हैं, ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशतता होती है। सामान्यतः यह देखा जाता है जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता है 30 से 35% होती है। 30 से 35%। यहाँ ऑन एवरेज हमारा 34% आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 34%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को, तो यहाँ देखिए हिपेटोलॉजी, हमारे लीवर के अंदर या यकृत के अंदर एक हिपेटिक सेल होती है तो उन्हीं का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी के अंदर, यानी लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी होता है। ओस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं और हीमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति होता है तो उसके हृदय का वजन लगभग कितना होता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। देखिए सबसे बड़ा जो हृदय होता है वो अफ्रीकन हाथी का होता है, लेकिन हमारे से पूछा गया है कि जो मनुष्य के हृदय का वजन औसतन कितना होता है, तो लगभग ये माना जाता है कि 300 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक नंबर है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम है जो हमारा स्टमक है या पेट की जो आंतरिक गुहा के अंदर जो झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम कहा जाता है। प्लूरा जो फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली होती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। पेरिकार्डियम होता है हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली। और ब्रेकियल धमनी जो कि हमारी बाजू में होती है, इसी के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। व्यक्ति का रक्तचाप बाजू पे मापा जाता है, ये इसी ब्रेकियल धमनी के कारण मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब किससे मापा जाता है? हीमोग्लोबिन मीटर से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक किया जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। स्पाइरोमीटर होता है, ये श्वसन दर को मापने के लिए यूज आता है। और स्फेग्मोमेनोमीटर होता है जो रुधिर दाब को मापता है। और सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब 120 से हाईएस्ट में 120 और लोवेस्ट में 80, तो ये माना जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब है जितना 76 सेंटीमीटर पर पारे का दाब होता है वही यह रक्त दाब है। तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? तो देखिए यहाँ 80 से 120, 120 से 80,
यानी ये है ऊपर की लिमिट और ये है नीचे की लिमिट। ऊपर की लिमिट है 120 और लोवेस्ट लिमिट है 80। तो ये आप ध्यान रखिए 120 जिसे हम इससे ऊपर चला जाए यानी लगभग 140 तक ठीक है, 140 से ऊपर चला जाए तो यह सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर काउंट होगा, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी रक्तदाब का सामान्य से अधिक बढ़ना हाइपरटेंशन और सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की कंडीशन 60 से नीचे जाने पर होगी, जिसे डायस्टोल भी कहा जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह ए ऑप्शन नहीं राइट करना है आपको। अगर ऐसा ऑप्शन ना मिले बी तब हमारा ए भी हो सकता है, लेकिन मेन प्रायोरिटी पर अभी हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र, देखिए खुला परिवहन तंत्र है अलग विकसित जीवों में पाया जाता है और इनमें जो रक्त होगा वो रक्त है ऐसे कोटर में भरा हुआ होता है, यानी गड्ढों के अंदर होता है और जिन्हें हीमोसील कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, तो यह अलग विकसित जीवों में पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र है कीटों में, जोंक में, मोलास्का में, इन सभी में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुआ जो कि एनालिडा वर्ग में आता है उसमें कैसा रुधिर तंत्र पाया जाता है। केंचुए के अंदर जो रक्त है वो नलिकाओं में बहता है, क्योंकि ये एक थोड़ा विकसित जीव है तब इसमें कहा जाता है कि इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अलग विकसित जीव होंगे उनमें खुला पाया जाएगा और विकसित जीव होंगे उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हृदय की ध्वनि क्या कहलाती है। देखिए हृदय के वाल्व जब ओपन और क्लोज होते हैं तब हृदय में अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। तो इन ध्वनियों के कारण हम हृदय की कार्यविधि का पता लगा सकते हैं। तो जब प्रथम हृदय की ध्वनि होती है वो सिस्टोल के अंत में एक ध्वनि आती है लब की। सिस्टोल के अंत में एक ध्वनि आती है लब की, तो इसे कहा जाता है प्रथम हृदय ध्वनि। लब की सिस्टोल के अंत में होगी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है। तो इस तरह मनुष्य का हृदय 4 चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। ये यहाँ पर दायां आलिंद है, ये यहाँ पर दायां आलिंद है और इस साइड है बायां आलिंद। दायां आलिंद बायां आलिंद और उसी तरह नीचे है दायां नील्य और इधर है बायां नील्य। तो ये जो बायां नील्य होता है इसमें जो सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है, सबसे मोटी पेशीय दीवार पाई जाती है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जो हृदय के अंदर जितना भी प्रेशर बनता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये ध्यान रखिए जो मोटी पेशीय भित्ति है बाएं नील्य में पाई जाती है, बाएं नील्य में मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहा जाता है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते जाइए। देखिए स्टेनोसिस क्या होता है। स्टेनोसिस होता है धमनियों का सिकुड़ना। राहाइनाइटिस क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन या नाक में जलन बोल सकते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस होता है धमनी काठिन्य रोग, यानी इसमें धमनी कठोर हो जाती है। और थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस होता है रक्त परिसंचरण तंत्र बाधित हो जाए तो इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धमनी काठिन्य रोग बोल दीजिए या इंग्लिश में बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, इसमें धमनी कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है। एक वयस्क व्यक्ति की जो हृदय धड़कन है 72 बार प्रति मिनट होती है। 72 बार प्रति मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ 70 से 80 के बीच में 72 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में मरमर
या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? देखिए, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दोष होता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर हार्ट बीट को चेक करता है। हार्ट बीट को चेक करता है तो उसमें ये मरमर या फुसफुसाहट के साउंड को ही चेक किया जाता है, जो स्टेथोस्कोप से हम इसे सुन सकते हैं। तो इसे क्या पता चलता है? इसे दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है कि हमारे हृदय की जो क्रिया विधि है उसमें जो वाल्व खुलने और बंद होने की टाइमिंग सेट नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकीय वाला होता है? तो मनुष्य का हृदय ऐसे बंटा हुआ होता है जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय में देखिए 4 वाल्व होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। एक होता है माइट्रल वाल्व, दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, तीसरा होता है एओर्टिक वाल्व और चौथा होता है पल्मोनरी वाल्व। तो ये चारों वाल्व को आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? देखिए, मछलियों के हृदय में जो रुधिर होता है, इधर से CO2 प्लस O2 जाती है और निकलते टाइम भी CO2 प्लस O2 निकलती है। इधर भी CO2 प्लस O2 जाती है और निकलते टाइम भी CO2 प्लस O2 निकलती है। तो ये हमेशा अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? वीनस जो हृदय है, वीनस हृदय है, मछलियों के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठकीय होता है? तो मगरमच्छ का हृदय भी 4 कोष्ठकीय होता है, जिसमें चौथा कोष्ठक अपूर्ण होता है। लेकिन जब भी हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका जो हृदय है 4 कोष्ठकीय ही बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीज वर्ग या मछलियों के प्राणियों का अध्ययन कितने कोष्ठकीय होता है? यानी जो मछली वर्ग के जीव होंगे उनका जो हृदय होगा वो कितने कोष्ठक वाला होगा? तो मछली वर्ग के जितने भी जीव हैं या पीसीज वर्ग में जो आएंगे उनका जो हृदय होता है 2 कोष्ठक वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 कोष्ठक वाला हृदय होगा। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? तो आपको यहाँ बता दें कि जितने भी स्तनपायी जीव हैं उनका हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। तो यहाँ पर डॉल्फिन और ब्लू व्हेल दोनों ही स्तनपायी जीव हैं, तो इनका हृदय भी 4 कोष्ठकीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोष्ठकीय हृदय किसका होता है? सर्वाधिक कोष्ठकों वाला हृदय किसका होता है? तो एक जीव जिसके हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं, जिसे कॉकरोच या तिलचट्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच या तिलचट्टा का जो हृदय होता है वो 13 कोष्ठक वाला होता है, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक व सर्पों का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? तो आपको बता दें कि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो 3 कोष्ठक वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है? जो ईसीजी है वो हमारे हृदय की गति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मस्तिष्क के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सीफियोलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो 2 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो भारत में 1992 में
भारत में 1992 में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो एक होता है साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड जिसको ऐसे नोड कहा जाता है और इसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस ए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य क्या है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना और रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। तो हृदय हमारे शरीर की पंपिंग मशीन कहलाता है और हमारे शरीर का सबसे व्यस्तम अंग भी हृदय है। तो हृदय का काम होता है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब या जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ अगर बात करें एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से एक एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है जो उत्तेजना पर नियंत्रण करता है और यही हमारे रक्तदाब को नियंत्रित करता है। दूसरा थायराइड ग्रंथि है जिसे आउटो ग्रंथि कहा जाता है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और यह हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए उपयोगी होता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में लिम्फोसाइट निर्माण को प्रेरित करती है और यह बाल्य अवस्था में विकसित होती है और जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क से बुढ़ापे की ओर जाता है तो यह ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि है जिसे शरीर की जेव घड़ी या शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो यह शरीर में जो जैविक अवस्थाएं होती है, सोने उठने का चक्कर होता है, इसी ग्रंथि के द्वारा निर्धारित होता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि है रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना, जो बीपी है सामान्य से अधिक हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं और रक्तचाप का सामान्य से कम होना इसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। हृदय धड़कन का बढ़ना ट्रेकीकार्डिया या इसे टेरिकार्डिया कहा जाता है और हृदय धड़कन का सामान्य से घटना इसे ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मिलान बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे जो मिलान किए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है? तो दोस्तों आपको पता है मनुष्य जो 1 मिनट में उसका हृदय 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त, एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप होता है। तो 72 इंटू 70 कीजिए आप, तो 5040 ml आ जाएगा। तो नियर अबाउट हमारा 5 लीटर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। अगर पूछा जाए एक धड़कन में कितने लीटर रक्त पंप होता है तो एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है, ये ध्यान रखिए। और मनुष्य 1 मिनट में उसका जो हृदय है 72 बार धड़कता है, तो ये ध्यान रखिए। आज के बायोलॉजी के 51 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका जितना भी स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।